नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। कतर ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाया। ये दोनों देशों के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। अमेरिकी सरकार के कामकाज के लिए धन उपलब्ध कराने संबंधी विधेयक पर सहमति न बन पाने के कारण सरकारी कामकाज 7वें दिन भी ठप। और इंदौर में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। छठा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगी। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में कल दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इंदौर में हुए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 232 रन का लक्ष्य केवल 41वें ओवर में ही हासिल कर लिया। शतक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोहा में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का शुभारंभ किया, जो भारत और कतर के बीच डिजिटल तथा वित्तीय सहयोग में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। ये शुभारंभ सीमाओं के पार बढ़ते विश्वास का प्रतीक है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के नागरिकों तथा कारोबारियों के लिए लेन देन को और आसान बनाना है। इस अवसर पर श्री गोयल ने कतर नेशनल बैंक को अपनी भुगतान प्रणालियों में यूपीआई को एकीकृत करने के लिए धन्यवाद दिया। UPI is a marvel for the world, and this expanded trade will further be strengthened with the adoption of UPI. I thank and compliment the Qatar National Bank for taking up UPI as a part of their payment systems. I encourage other banks and institutions in Qatar to also adopt UPI. The businesses of both countries and the people-to-people connect are reflective of a growing future-ready partnership. मुक्त व्यापार समझौते पर मीडिया से बात करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देश औपचारिक वार्ता शुरू करने पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा चल रही है, जिसके बाद बातचीत में तेजी लाई जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर से देश के भीतर आने वाले सभी ट्रकों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। अमेरिका में लगभग 73% घरेलू माल ढुलाई ट्रकों से की जाती है। श्री ट्रंप के फैसले का सबसे अधिक असर मैक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड पर पड़ेगा। फिलहाल जापान और यूरोपीय संघ के साथ मौजूदा व्यापार समझौतों के अंतर्गत अमेरिका हल्के माल वाहक वाहनों पर 15% शुल्क लगाता है। अमेरिकी सरकार के कामकाज के लिए धन उपलब्ध कराने संबंधी विधेयक पर सहमति न बन पाने के कारण सरकारी कामकाज 7वें दिन भी ठप है। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सरकार के कामकाज के लिए धन उपलब्ध कराने संबंधी विधेयक पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप हुए 1 सप्ताह हो गया है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में ये विधेयक पारित नहीं हो सका। प्रस्ताव पारित करने के लिए 60 वोट की आवश्यकता थी, लेकिन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों इसे जुटाने में विफल रहे। इसके कारण सरकारी कामकाज 7वें दिन भी बंद रहा। रिपब्लिकन समर्थित प्रस्ताव के पक्ष में 42 और विरोध में 52 मत पड़े। डेमोक्रेट प्रस्ताव के पक्ष में 45 और विरोध में 50 मत पड़े। सीनेट में मतदान के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में सरकारी कामकाज ठप होने के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जरूरी होने पर वे देश में सैनिकों की तैनाती का कानून लागू करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ट्रंप ने शिकागो और पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड्स को तैनात करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि अपराध नियंत्रण और अमेरिकी आव्रजन तथा सीमा शुल्क अधिकारियों की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक था। हाल के दिनों में अवैध आव्रजन के खिलाफ कार्रवाई के कारण शिकागो और पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों की अधिकारियों के साथ झड़पें हुई हैं। एक अमेरिकी न्यायाधीश ने पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड तैनात करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। शिकागो में भी अदालत से रोक लगाने की मांग की गई है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा से फोन पर बातचीत की।
राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत को काफी अच्छा बताया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और ट्रंप के सहयोगी जायर बोल्सोनारो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर ट्रंप प्रशासन द्वारा ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच पहली बार बातचीत हुई है। श्री लुला ने ब्राजील की वस्तुओं पर टैरिफ हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे अक्टूबर के अंत में मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान श्री ट्रंप से मिल सकते हैं। ब्राजील ब्रिक्स का सदस्य होने के नाते अमरीकी राष्ट्रपति की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मुखर रहा है और अमरीकी शुल्क से निपटने के लिए साझा रणनीति बनाने का प्रयास कर रहा है। विश्व दर्पण आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इजरायल और हमास गजा में युद्ध समाप्त करने के मुद्दे पर मिस्र में अनौपचारिक संवाद कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस के एक पूर्व सलाहकार और कतर के विदेश मंत्री इस बातचीत में भाग ले रहे हैं। कई फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इस बीच हमास ने कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के अनुसार सभी जीवित और मृत इजरायली कैदियों को सौंपने पर सहमत है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कल श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकार को बढ़ावा देने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया। मतदान के बिना पारित प्रस्ताव में श्रीलंका में मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रस्ताव में भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को प्रोत्साहित किया गया है। इसमें आतंकवाद निरोधक अधिनियम को भी निरस्त करने का आग्रह किया गया है, जिससे तमिल और मुस्लिम समुदायों को लंबे समय तक हिरासत पर रखा जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम में सुधार का भी आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में पहले के गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के कुछ मामले फिर से खोलने और स्वतंत्र लोक अभियोजन निकाय स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत किया गया है। सीरिया में कल हुए परोक्ष संसदीय चुनावों के प्रारंभिक परिणाम कल जारी किए गए। राजनीतिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लगभग 6,000 क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने 210 में से 119 सीटों के लिए पूर्व अनुमोदित सूचियों से उम्मीदवारों का चयन किया। नेपाल में तेज बारिश और बाढ़ का कई जिलों पर बुरा असर पड़ा है। एक रिपोर्ट। नेपाल में पिछले 3 दिनों में बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की संख्या 60 हो गई है। इनमें 15 बच्चे शामिल हैं। कल 8 और लोगों की मौत हुई। बाढ़ और भूस्खलन का असर नेपाल के 11 जिलों पर पड़ा है। सबसे अधिक प्रभाव कोशी प्रांत के इलाम जिले पर पड़ा है, जहां बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरने और सड़क दुर्घटनाओं में 37 लोगों की मौत हुई है। नेपाल के कोशी, मधेशी, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी जिले में मानसून सक्रिय है। सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवान बचाव कार्य में जुटे हैं। नेपाल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज। और अब खबर महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में कल दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इंदौर में हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 232 रन का लक्ष्य केवल 41वें ओवर में हासिल कर लिया। ताजविन ब्रिट्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम 48वें ओवर में 231 रन बनाकर आउट हो गई। विश्व कप में आज गुवाहाटी में इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। यह मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। विश्व दर्पण के लिए राजेश कुमार मीणा। अमेरिकी वैज्ञानिक मैरी ई ब्रुनको और फ्रेड राम्सडेल को जापान के शिमोन साकागुची के साथ 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। कतर ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाया। ये दोनों देशों के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। अमेरिकी सरकार के कामकाज के लिए धन उपलब्ध कराने संबंधी विधेयक पर सहमति न बन पाने के कारण सरकारी कामकाज 7वें दिन भी ठप। और इंदौर में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।